सीपी राय भाई साहब और जनरल आप लोग बहुत सीनियर, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगा कि मणिपुर और कश्मीर आज सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो इनको पहले आप बहुत दिनों बाद डॉक्टर साहब आ रहे हैं। एक तो ये चीज जो अभी जलील साहब ने कही कि इस देश में अब राहुल गांधी काफी कुछ एजेंडा सेट करने में कामयाब हो रहे हैं। मोदी जी को उसका जवाब देना पड़ रहा है, और जो शायद जो एक लोग कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो एक काम होता है शैडो कैबिनेट की तरह, वो काम कर रहे हैं। मणिपुर का एजेंडा राहुल गांधी गए थे, सेट किए थे, कोशिश किए थे कि वो जाएं, लेकिन वो नहीं गए थे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह जीएसटी की बात करें या संविधान की बात करें, जातिगत जनगणना की करें, इन सब पे कंसिस्टेंसी दिखाई देती है कि मोदी जी को राहुल गांधी की बात पे आना पड़ रहा है। मैं एक चीज गाली वाली बात इसलिए कर दूं कि कई दर्शक के पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, मोदी जी जब चीन गए थे, जापान गए, फिर चीन गए, उससे पहले वो उनकी गाली गलौज वाला कार्यक्रम यहाँ हो चुका था। मोदी जी उस समय एक बार भी नहीं बोले। मोदी जी जिस तरह से आके यहाँ वो कर रहे थे, कुछ लोग वहां उस कार्यक्रम में रोने लगे, आंसू निकल आए। तो इन सब चीजों में मोदी जी किस तरह से चीन की बात को छुपा ले गए। उन्होंने एक शब्द नहीं बताया कि चीन में वो क्या करके आए, किससे मिल के आए, क्या बात हुई, इसको बताने के बजाय वो सारा ध्यान उन्होंने इस पे किया। तो जो मतलब दो एक साथ डॉक्टर राय बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो इस समय जो लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं उस पे, और क्या मणिपुर जाके मोदी जी उस जख्म को मरहम लगाने का काम, और आगे कुछ ऐसा काम जिससे वो कुछ मामला सुलझे, उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ उसमें प्रगति होगी? जैसे डॉक्टर गोइते बहुत होपफुल हैं, डॉक्टर जलील साहब का अपना एक्सपीरियंस है कश्मीर का, वो होपफुल बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर राय। आनंद जी नमस्कार सभी लोगों को। सच है, मैं अपने कुछ परिस्थितियों की वजह से बहुत दिन बाद समय दे पाया हूं, बल्कि आज भी थोड़ी मुश्किल थी। मैं पहले मणिपुर से शुरू करता हूं, प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री का 2 साल बाद मणिपुर जाने का कोई अर्थ नहीं है। अमेरिका की एक लेव है पाउला वाइट्स, जो क्रिश्चियंस के मामले को देखती हैं। पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस पर क्या अत्याचार हो रहा है, अनाचार, उनके क्या हित हित हो रहे हैं, उन इश्यूज पर उनका विशेष ध्यान रहता है। उनकी नियुक्ति हुई है और संभवतः उनका एक दौरा होने जा रहा है भारत में। मुझे तो लगता है कि अमेरिका के वो कुछ दबाव और उस तरह की चीजें जिसके कारण प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना पड़ रहा है। अब वहां जाएंगे कुछ 10,000 करोड़ दे दूं कि 20,000 करोड़ दे दूं टाइप की नौटंकी भी कुछ करेंगे, और हो सकता है कुछ पैसा वहां दे दें, क्योंकि लोग मर जाए, बच्चे औरतें विधवा हो जाए, बच्चे बिना सहाय के हो जाए, फिर बाद में पैसा देकर के मुंह बंद कर दो। ये इस सरकारों की मैं देख रहा हूँ लगातार, इनकी एक तरीका इनका ही, और सभी जगह ये इसी तरह के काम कर रहे हैं। मोदी जी के 2 साल बाद अब जाने का कोई अर्थ नहीं है। मोदी जी को जाना था तो तब जाना चाहिए था जब राहुल गांधी गए थे। जब वो वीडियो आया था, तो बहुत ही शर्मनाक वीडियो, भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक वीडियो, लेकिन क्रिएशन भी उन्हीं लोगों का है जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। एक तथाकथित सांस्कृतिक संगठन जो लगातार नफरत फैलाने का काम करता है, और खासतौर पर ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ उसका अपनी मुहिम तरह तरह की चलती रहती है। मणिपुर में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वहां जो कुछ बोया गया, नफरत बोई गई, जो दंगे हुए, उसके पीछे उसका हाथ है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता हूं। अगर तब प्रधानमंत्री गए होते तो माना जाता कि उन दृश्यों से विचलित हुए हैं। भारत की ही बहन बेटियां हैं वो। बांग्लादेश में कोई मौत हो जा रही तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है, किसी दूसरे देश में हो जा रहा है बहुत दर्द हो रहा है, और मणिपुर जो भारत का अपना हिस्सा है, वहां की बहन बेटियों के साथ जो हुआ और वहां जो तमाम मौतें हुई, उनको लेकर के कोई दर्द नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री का जाना सिर्फ नौटंकी है, और एक प्रेशर जो उनके ऊपर बना हुआ है पाउला वाइट्स वाला अमेरिका का, उसके कारण वहां जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उनके जाने से वहां कोई लाभ अब नहीं होने वाला। ठीक है, मान लो आप वहां पर 10-20 हजार 50,000 करोड़ आप वहां पर जारी कर दोगे, उससे कुछ लोगों के घर बन जाएंगे, कुछ लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जो मणिपुर का दिल टूट गया है, दो टुकड़े में टूट गया है, जो मणिपुर विभाजित हो गया है, और अभी साथी कह रहे थे जो हथियार वहां घर घर में पहुंच गए हैं, और जो वहां एक दूसरे से हिंसा और अपना बदला लेने की भावना जो पनप गई है, उसको कैसे रोकोगे? और कल्पित में सबसे पहले वहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है बहुत सारी चीजों के लिए, उसके खिलाफ क्या करोगे आप? तो मणिपुर की स्थिति बड़ी गंभीर है। उसको संभालने के लिए राहुल गांधी जैसा आदमी चाहिए। उसको संभालने के लिए वो लोग चाहिए जो तटस्थ हो, जो किसी के फेवर में ना हो, जो किसी के पक्ष में नहीं हो, जो किसी के खिलाफ नहीं हो, जो भारत के पक्ष में हो, भारत के लोगों के पक्ष में हो। उनकी जरूरत है। मोदी किसी तटस्थ नहीं है, मोदी एक पक्ष है,
इस पूरे मसले में, चाहे कश्मीर हो चाहे मणिपुर हो, वो खुद अपने आप में एक पक्ष है, उनकी मानसिकता एक पक्ष है, इसलिए उनके जाने से वहां कुछ होना वाना नहीं है। वहां तो अन्य लोग जाए, ठीक है, पैसा भारत सरकार के पास है, और देश की जनता से कमाया हुआ पैसा, उसके टैक्स का पैसा है। मणिपुर में जो बर्बादी हुई उसके लिए एक बड़ी रकम वहां देनी चाहिए, जिससे लोगों को आबाद किया जा सके, लोगों के घर बनाए जा सके, जो लोग उजड़ गए हैं उनको फिर बसाया जा सके, वहां डर डर का जो माहौल है उसको समाप्त किया जा सके, उसके लिए काम करने की जरूरत है। और उसके लिए बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री जा रहे थे तो राहुल गांधी से बात करते, सारी पार्टियों के नेताओं से बात करते, और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के जाते, सभी धर्मों का डेलीगेशन लेकर के जाते, और वहां जाकर के बात करते, मैं देर से आया हूं उसके लिए माफी चाहता हूं, और फिर अपील करते कि मैं अपील करने आया हूं। लेकिन वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा, जो उनको होगा आने दीजिए, ऐसा कुछ होगा नहीं उनसे। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते तो लगता है कि कुछ गंभीर है, मणिपुर की समस्या को लेकर के, मणिपुर के लोगों को लेकर के गंभीर है। लेकिन उनके बारे में जो मेरी पहले दिन से सोच थी, जो 2013-14 से मेरी उनके बारे में सोच है, वो सारी सोच, आनंद जी, मैं कई बार आपके चैनल पर जिक्र पहले कर चुका हूं, जो मैं पहले बोलता रहा हूं, मेरी एक एक बात नरेंद्र मोदी जी के बारे में सच निकली है। जो मैंने 16 मई 2014 को कहा था वो सब कुछ अक्षर से सच निकला है। इसलिए इस आदमी के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मणिपुर का दर्द हमको आपको सबको है। मणिपुर की एक बहन हमारी बैठी हुई है, इनको समझना चाहिए कि हम जैसे लोग, करोड़ों की तादाद में भारत में लोग हैं जो आप लोगों के साथ हैं, जो आप लोगों के दर्द के साथ हैं, पहले दिन से साथ हैं। और हम लोग रोए थे वहां के उन दृश्यों को देख करके, जो वीडियोज आए थे उस पर हम लोग रो पड़े थे, हम लोग अपने को रोक नहीं पाए थे। तो हम उस दर्द के साथ हैं, लेकिन पावर हमारे पास नहीं है कि हम वहां पर अचानक कुछ कर पाए, हम आम लोग कर पाए। वो करने की पावर सरकारों के पास है, नेताओं के पास है, जिनके पास पावर है, चाहे प्रदेश की या देश की, वो उनके पास है। इसलिए आनंद जी, बहुत ही दुखद चीजें हो चुकी हैं। एक ऐसा प्रदेश जो बहुत शांत हुआ करता था, बड़ा खुशहाल, बड़ा खूबसूरत प्रदेश, उसको बर्बाद कर दिया गया एक तथाकथित सांस्कृतिक संगठन के अपने उन्माद के कारण। हो सकता है मेरी बहन शायद मुझसे एग्री करें कि वहां पर नफरत फैलाने में एक लंबे अरसे तक एक संगठन के लोगों ने काम किया है, और उसके कारण ये परिणाम आया और ये हालात वहां पर पैदा हुए हैं। जहां तक कश्मीर का सवाल है आनंद जी, कश्मीर के एक साथी, मैं भी भूटान गया था बीच में, आपने पता होगा आपको, भूटान में हमारे जो गाइड थे वो कश्मीर के हमारे एक साथी थे, जो होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है, और वो बतौर गाइड हमारे साथ चल रहे थे। उन्होंने मुझे कई बार फोन पर कुछ बातें करते सुना देश के बारे में विभिन्न लोगों से, जो हमारे आपके संपर्क है तमाम। उनको कुछ अजीब लगा। पारो जो शहर है, वहां पर एक दिन वो मेरे पास आए, बोले सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और फिर एक किनारे आकर मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा सर आप इतनी बातें जो कर रहे हैं, आप लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कि आपके फोन टेप नहीं होते, कि आप लोगों को जेल नहीं भेजा जाता? मैंने क्यों भेजा जाएगा, लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम लोकतंत्र के जो मर्यादाएं हैं, जो भारत की भाषा है, जो राजनीतिक शब्दावली है, उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की समस्याओं पर बात करना हमारा अधिकार है, हम जागरूक नागरिक हैं। उन्होंने जो कश्मीर के बारे में बताया कि हमारे घर में क्या पक रहा है ये भी लोगों को पता होता है, हम अपने घर के भीतर भी बात कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे वो भी टेप हो रहा होता है, और तमाम नौजवानों को गिरफ्तार करके पता नहीं किन जेलों में ठूस दिया जाता है। बड़ी खराब स्थिति है, एक बड़ी भयावह स्थिति का उन्होंने वर्णन किया, और मैं उनके सारे वर्णन से हिल गया। मैं उनका नाम जानबूझ करके नहीं ले रहा हूं कि कल को वो जेल भेज दिए जाए। वहां पर जो सन्नाटा है, अभी साथी ने कहा, जो वहां सन्नाटा है वो 8 लाख फौज का सन्नाटा है, वहां प्रेम का सन्नाटा नहीं है। 2014 के पहले भी वहां तमाम फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब दूसरे दौर में बात आए, मैं कश्मीर के साथी से चाहूंगा कि मेरी बात को वो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसको कृपया मुझे उसको टोक दें। 2014 तक वहां पर फिल्मों की शूटिंग होने लगी थी, करोड़ों की तादाद में लोग जाने लगे, टूरिज्म बढ़ने लगा था, अभी भी चल रहा है। अभी तो लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है वहां पर टूरिज्म के लिए जाना। जिस दिन पहलगांव की घटना घटी तो उसके तत्काल बाद दूसरे तीसरे दिन हमारे आपके बहुत सारे साथी गए और पहलगांव तो घूम करके आए, क्योंकि कश्मीर को हिम्मत देना चाहते थे सब लोग ये चाहते थे बताना कि कश्मीर अकेला नहीं, हम आपके साथ हैं, और 28 मौतों से हम डरे नहीं हैं। कश्मीर का टूरिज्म हम खत्म नहीं होने देंगे, कश्मीर के लोगों को हम भूखा नहीं रहने देंगे। इसलिए लोग जाना शुरू किए और लोग जा रहे हैं। इस भावना के भी, अगर उस भावना के लोग हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इस भावना के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, उन लोगों से कई गुना ज्यादा है जो ये कहते हैं कि चाहे कश्मीर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, ये सब हमारा देश है, वहां के रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, सबको एक समान जीवित रहने का अधिकार है, सबको एक समान स्वतंत्रता के अधिकार को उपयोग करने का अधिकार है,
सबको तरक्की करने का अधिकार है, सबको हंसने मुस्कुराने का अधिकार है और सबको विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इनकी मानने वालों की तादाद उन लोगों से कई करोड़ों ज्यादा है जो लोग नफरत की बातें करते हैं और जो देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर में जो स्थिति उस साथी ने बताई, आनंद जी, सचमुच मेरा दिल बहुत हिला हुआ है। मैं उस पर लिखना चाहता हूँ, खुल के लिखना चाहता हूँ उस आदमी ने क्या क्या बताया, बिना नाम लिए हुए। और वो देश को मालूम रहना चाहिए कि क्या परिस्थितियां हैं। आखिर 2014 तक वही कश्मीर था, वही लोग थे, वही सरकारें थी, वहां अच्छा खासा सब चल रहा था, शांति बहाल हो रही थी। छिटपुट घटना जरूर घट जाती है। मेरा उसके बारे में दूसरा कहना है, अगर कश्मीर में हमारी जो 2 मौत हुई है, तो यह तो देख लीजिए कि बाकी हिंदुस्तान के शहरों में उस दिन कितनी मौत हुई है, कितनी हत्याएं हुई हैं। अन्य शहरों में भी तो हत्याएं होती रहती हैं। कश्मीर की 1, 2 या 3 मौतों को हम तत्काल किसी और चीज से क्यों जोड़ लेते हैं? हम उनको भी उसी क्राइम की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते जिस क्राइम की कैटेगरी में हम लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस या आगरा या दिल्ली की हत्याओं को या किसी चीज को हम रखते हैं? अगर हम उस कैटेगरी में रख करके निर्णय लेने लगेंगे तो कश्मीर हो चाहे मणिपुर, दोनों जगह के साथ हम न्याय कर सकेंगे, दोनों जगह हम सही तरीके से फैसले ले सकेंगे अगर उस कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन हम कैटेगरी बदल देते हैं, हम अचानक पूरे कश्मीर पर आतंकवाद का लेबल लगा देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ आतंकवादी गुट भी शामिल हो सकते हैं, तो आतंकवादी गुट तो हमारे यहाँ जो नक्सलाइट है वो भी है, और वो भी मैं आतंकवादी मानता हूँ, जो हत्या पर हत्या करते रहते हैं, आए दिन डकैती और अपहरण करते रहते हैं, वो भी किसी आतंकवादियों से कम नहीं है। इसलिए आनंद जी, बहुत बुरी स्थिति है दोनों जगहों की। इन दोनों जगहों से बड़े अलग तरीके से निपटने की जरूरत है। हमारे आपके जैसे लोग, दोनों लोग, हम लोग जितने लोग हैं, बड़े संवेदनशील हैं इन सारे मुद्दों पर। लेकिन एक सच्चाई और है कि जब तक आरएसएस की सरकार दिल्ली में रहेगी या किन्हीं इन प्रदेशों में रहेगी, इन जगहों पर शांति नहीं हो सकती। जब तक आरएसएस की सरकार दिल्ली में रहेगी, मैं उसको आरएसएस की सरकार कहता हूं, जब तक उसकी सरकार रहेगी तब तक कश्मीर की समस्या का हल नहीं होगा और न मणिपुर की समस्या का हल होगा, क्योंकि ये समस्याएं इनके द्वारा पैदा की जाती है और ये चाहते हैं कि वहां वो समस्याएं पैदा हो जिससे देश विभाजित हो और एक ग्रुप उनके साथ जाके मिलकर खड़ा हो जाए और उनको वोट मिलता रहे। सिर्फ वोट के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं आनंद जी, और ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसलिए आनंद जी, राहुल गांधी की तरफ लोग बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। ये सच है कि वो तमाम एजेंडा सेट कर दे रहे हैं। उन्होंने जब जब जो कहा कि हम मोदी ये करेंगे, उन्होंने कहा मोदी चीन जाएंगे, उन्होंने जिन चीजों के बारे में, वो कोरोना से लेकर के जीएसटी होते हुए तमाम मुद्दों पर जो बातें कही, राहुल गांधी की एक एक बात सही साबित होती रही है। वो आदमी बहुत परिपक्व नेता होकर के उभरा है और वो लगातार वो मुद्दे सेट कर रहे हैं जिसके ऊपर अब बीजेपी आरएसएस को रिएक्ट करना पड़ रहा है। उसी का परिणाम है कि 3 दिन आरएसएस के चीफ को अपनी सफाई देने के लिए लगातार लेक्चर की सीरीज चलानी पड़ी दिल्ली में। वो सफाई देना चाहते थे कि हम नहीं, वो नहीं है जो लोग समझते हैं, लेकिन सफाई वो देता है जो गुनाहगार होता है, जो ईमानदार होता है उसको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती है। जी आनंद जी।